हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में। इसके चैप्टर के जो नोट्स हैं मैं आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसको प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। अभी के लिए हम चैप्टर समझने पे फोकस करेंगे, राइट। सो कॉग्निटिव थेरेपी, नाम से ही जैसे कि आप थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकते हैं कॉग्निटिव थेरेपी है तो मतलब कॉग्निशन पे वर्क होगा। जैसे बिहेवियर थेरेपी में हमारे बिहेवियर पे वर्क हो रहा था, तो हमारे यहाँ पे कॉग्निशन पे काम होगा। कॉग्निशन मतलब हमारे सोचने समझने पे, जो हमारा परसेप्शन है, हमारी थिंकिंग है, उस पे काम होगा, हमारे थॉट प्रोसेस पे काम होगा। सो कॉग्निटिव थेरेपीज क्या करते हैं? कॉग्निटिव थेरेपीज लोकेट द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन इर्रेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स। जितने भी कॉग्निटिव थेरेपीज हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं कि वो बोलते हैं जो साइकोलॉजिकल हमें डिस्ट्रेस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका गलत है, हमारे इर्रेशनल थॉट्स हैं और इर्रेशनल हमारा बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से हमें जो है परेशानी हो रही है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है। नाउ एक थेरेपी है विच इज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस, दैट इज रेट, मतलब रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसको RET बोलते हैं, रेट शॉर्ट में। रेट थेरेपी जो है किस चीज पे काम करती है? रेट थेरेपी ABC एनालिसिस करती है। ABC एनालिसिस क्या होता है? A stands for antecedents, B stands for belief and C stands for कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स। अब देख, एंटीसीडेंट्स का तो मतलब आपको पता है। एंटीसीडेंट्स हमने बिहेवियर थेरेपी में भी इसके बारे में पढ़ा था, एंटीसीडेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके उन फैक्टर्स के ऊपर हम एंटीसीडेंट ऑपरेशंस लगाते हैं। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो इससे प्रीवियस वीडियो में आप जाके आप समझ सकते हैं। एंटीसीडेंट इवेंट्स बेसिकली वो होते हैं जिसकी वजह से हमें इर्रेशनल बिलीफ बनते हैं। दे आर द कॉज, ठीक है, दे आर द कॉज। कॉज मतलब दे आर द रीजन। एंटीसीडेंट इवेंट्स ऐसी वजह होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होता है जिसकी वजह से हमारे इर्रेशनल बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, जिसमें हम ज्यादातर चीजें कैसे यूज करते हैं? मस्ट, शुड, इस तरीके की चीजें। और फिर उनकी वजह से हमारे जो कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब जो हमारा रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब होता है? रिजल्ट। तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो ये होता है कि हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, हमारा बिहेवियर भी काफी हद तक डिप्रेसिव, नेगेटिव सा हो जाता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बात बोलो कि एवरीबडी मस्ट लव मी, दे शुड लव मी, दे शुड लाइक मी। मान लो आप किसी को पसंद करते हो लेकिन वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, लेकिन आप बोलो कि नहीं नहीं वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है कि नहीं नहीं उसको पसंद करना चाहिए। अब ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। आप भी तो दुनिया में हर किसी इंसान को, आपका सारे पूरी क्लास आपकी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है ना। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं। कुछ लोग आपको कम पसंद है और कुछ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ऐसे ही सामने वाले के लिए उसकी पसंद या नापसंद भी तो हो सकती है ना। जरूरी थोड़ी ना कि पूरी क्लास को आपको पसंद करना ही करना पड़ेगा। तो जब इस तरीके के थॉट्स हमारे मन में आते हैं कि पूरी क्लास को मुझे पसंद करना ही पड़ेगा, पूरी क्लास को मैं अच्छी लगनी चाहिए, तो वो इर्रेशनल बिलीफ सिस्टम होता है हमारा। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज वॉट दे वॉन्ट इन लाइफ। एवरी इंडिविजुअल इज फ्री। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हर किसी की पसंद नापसंद अलग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो बिलीव्स होते हैं वो इर्रेशनल बिलीव्स होते हैं। ये तो इर्रेशनल बिलीव्स का एग्जाम्पल था। अब हम पूरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एंटीसीडेंट इवेंट भी होगा, इर्रेशनल बिलीव भी होगा और उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे हो रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स डे का फंक्शन आ रहा है और उसके लिए स्पोर्ट्स में डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स हैं जिसके लिए ऑडिशंस चल रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए। अब आप स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपने भी जाके बहुत तैयारी करी और पार्टिसिपेशन के लिए, इवेंट के लिए आपने ऑडिशन दिया, पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया। अब क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने यहां से ये बोलना शुरू कर दिया, आपका ये बिलीफ सिस्टम हो गया कि मैं ना स्पोर्ट्स में अच्छा ही नहीं हूं, मैं तो ये वाला स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूं, मैं तो खेल ही नहीं सकता, मैं तो कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता, मैं नहीं खेल रहा। आगे से आपने एफर्ट डालना छोड़ दिया। आपने क्या किया कि आपने एफर्ट डालना छोड़ दिया।
कभी स्पोर्ट्स पीरियड भी आता है तो आप उसमें एक कोने में बैठे होते हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेशन नहीं करते, कुछ नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ आपकी इस बिलीफ सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो था एंटीसीडेंट इवेंट, वो रीजन बना जिसकी वजह से आपका ये बिलीव हुआ कि मैं शायद स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूं, मुझे तो स्पोर्ट्स खेलना ही नहीं चाहिए। और उस बिलीफ सिस्टम की वजह से कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट्स क्या हुए, आपको नेगेटिव इमोशन आने लगे, अपने बारे में आपको सेल्फ डाउट होने लगा, ठीक है, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज होने लगे, नेगेटिव इमोशन आया, सैड फील कर रहे हो, सेट फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर क्या है, आप सबसे कट ऑफ हो, आइसोलेटेड हो, ठीक है, अपने आपको एक कोने में आपने बिठा रखा है, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो। स्पोर्ट्स के पीरियड में तो आप शायद हो सकता है बंक भी मारो, स्पोर्ट्स का पीरियड ही अटेंड नहीं करते, ठीक से खेलते ही नहीं हो कि नहीं यार मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, तो आपका पूरा बिहेवियर भी नेगेटिव हो गया है। तो ये है एक एग्जाम्पल एंटीसीडेंट इवेंट्स ABC, एंटीसीडेंट इवेंट्स जिसकी वजह से हमारा कोई बिलीफ सिस्टम बना और उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रिजल्ट हुए। अब इस चीज को ठीक कैसे करता है कोई थेरेपिस्ट? जब कोई थेरेपिस्ट होता है तो उसके पास सबसे पहले तो वो देखता है कि एंटीसीडेंट इवेंट हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपके इस तरीके का बिलीफ सिस्टम बैठ गया मन में, इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग क्यों चली आपके लिए। तो पहले वो एंटीसीडेंट इवेंट्स के बारे में पता लगाएगा, फिर उसके बाद जो इरैशनल बिलीफ सिस्टम है उसको रिफ्यूट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। रिफ्यूट करना का मतलब क्या होता है, उसको फॉल्स प्रूफ करेगा, रॉन्ग प्रूफ करेगा, ठीक है, उसको धीरे धीरे आपके उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ेगा वो जो थेरेपिस्ट है। और वो कैसे करेगा, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग क्या होती है, एक होता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना कि भाई तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये तो तुम्हारा सोचना ही गलत है, तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे सोचने में कुछ नेगेटिविटी है, तुम इतना नेगेटिव क्यों हो। इस तरीके के अगर क्वेश्चन अगर आप कर दोगे तो वो तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन करो। फिर आपने थेरेपिस्ट की डिग्री ली हुई है, आप में और एक नॉर्मल पर्सन में क्या फर्क रह जाएगा। तो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग का मतलब होता है घुमा फिरा के क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। और इसके साथ ही क्लाइंट के साथ जो थेरेपिस्ट है वो काफी डीप क्वेश्चनिंग करता है, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि क्लाइंट खुद ही उसको फील होना चाहिए कि यार हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं कि एज अ थेरेपिस्ट की जो फिर आपने जैसे ये कितने भी शोज देखे हैं, इंडियन आइडल आता है, डांस इंडिया डांस आता है, DID, इन शोज में कितनी बारी ऐसे दिखाते हैं कि कोई कंटेस्टेंट है जो पिछले सीजन में भी आए थे, उनका सिलेक्शन तब नहीं हुआ था और वो और मेहनत करके और पॉलिश करके अपने स्किल्स को इस सीजन में आए हैं और इस सीजन में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो उस हिसाब से तो उस टाइम पे उनको भी हार के बैठ जाना चाहिए था कि नहीं यार, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी, इतने एफर्ट्स करे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इतनी दूर दूर आया, लाइनों में खड़ा रहा, इतने घंटे घंटे तक भूखे प्यासे बैठा रहा, मैंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे तो ये ड्रॉप कर देना चाहिए, मुझे तो ये डांस छोड़ ही देना चाहिए, मुझे तो सिंगिंग करना छोड़ ही देना चाहिए। तो उन्होंने तो हार नहीं मानी, हार ना मानना लाइफ से वही तो सिखाना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके के डीप क्वेश्चंस करते हैं कि जिससे क्लाइंट को खुद ही लगता है कि यार मैं ये क्या सोच रहा हूँ ना। वन टाइम अगर मैंने फेलियर देख लिया, इट डजंट मीन कि आई एम अ फेलियर जस्ट बिकॉज कि मेरा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ। स्पोर्ट्स डे तो अगले हर साल आता है, अगले साल फिर से स्पोर्ट्स डे आएगा, मैं और मेहनत करूंगा, मैं तब तक मेरे पास पूरा इतना टाइम है, मैं अपनी स्किल्स को और रिफाइन करूंगा, जो मेरे कोचिंग लूंगा मैं अपने स्पोर्ट्स की और मैं अपने कोच से पूछूंगा कि मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं ट्रेन करूंगा अपने आप को अच्छे से। तो आपका बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए ना कि ये होना चाहिए कि अच्छा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मैं तो इस काम के लायक नहीं हूँ, गिव अप कर दो। तो इस तरीके से जो क्लाइंट है वो डीप थिंकिंग से, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग से बेसिकली क्लाइंट इसमें आपके इरैशनल बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करता है। क्योंकि देखो ABC मॉडल है, हम बोल रहे हैं एक इवेंट के बारे में, ठीक है। ये इवेंट ना आप बदल सकते हो ना थेरेपिस्ट बदल सकता है। क्लाइंट और थेरेपिस्ट में कोई भी जाके पास्ट में इवेंट तो नहीं बदल सकता, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उसकी वजह से जो आपका बिलीफ सिस्टम गलत बैठ गया है, ठीक है, उस बिलीफ को हम चेंज करेंगे। तो जो थेरेपिस्ट है आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है ताकि जो आपका रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपका नेगेटिव बिहेवियर है वो कन्वर्ट होके पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज हो जाए।
ठीक है, आप और मेहनत करो, ना कि आप गिव अप करो। तो ये है रैशनल इमोटिव थेरेपी। वैसे इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि इसमें एंटीसीडेंट इवेंट लिखा है, इसको एक्टिवेटिंग इवेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एंटीसीडेंट इवेंट को एक्टिवेटिंग इवेंट भी बोला जाता है, कि जिसकी वजह से एक्टिवेट हुआ आपका इरेशनल बिलीफ सिस्टम। नाउ अनदर थेरेपी जो कॉग्निटिव थेरेपी के अंडर आती है वो है एरन बेक की थेरेपी। ठीक है, एरन बेक क्या बोलते हैं? एरन बेक बोलते हैं कि जो हमारे बचपन में, चाइल्डहुड के टाइम पे जो हमने अपनी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करा होता है एक बच्चे ने, या जो आसपास सोसाइटी में उसने एक्सपीरियंस करा होता है, उसकी वजह से उसकी कुछ स्कीमास डेवलप हो जाए। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास बेसिकली हमारे बिलीफ सिस्टम्स ही होते हैं, उन्होंने एक डिफरेंट नेम दिया स्कीमास। ठीक है, ऐसे स्कीमास या ऐसे सिस्टम्स हमारे बैठ जाते हैं विच इंक्लूड्स बिलीव्स एंड एक्शन पैटर्न। तो बेसिकली हमारा बिलीफ सिस्टम प्लस हमारे एक्शन पैटर्न होते हैं एक इंडिविजुअल को, उसको बोलते हैं स्कीमास। वो उन नेगेटिव अगर हो तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जिसको निग्लेक्ट किया उसके पेरेंट्स ने बचपन में, ठीक है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन हो सकता है कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ध्यान नहीं दे पाए, या मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग थे, ध्यान नहीं दे पाए, या मम्मी पापा की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी इसलिए ध्यान नहीं दे पाए। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम उनकी कहानी अभी उस पर नहीं जा रहे कि मम्मी पापा ने ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लाइंट की पे फोकस है। तो मान लीजिए किसी पेरेंट के ने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, तो उस बच्चे का इस तरीके से स्कीमा बन गया कि भाई आई एम नॉट लव्ड एंड आई एम नॉट वांटेड। ठीक है, मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं है और मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो ये एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से आगे चल के उस बच्चे की सेल्फ स्टीम पे इशू हो सकता है। हो सकता है कि आगे चल के कोई वो रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश ना करे, क्यों उसको लगे कि यार ठीक है मम्मी पापा ने प्यार नहीं दिया तो मुझे किसी से भी कोई प्यार नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो इस तरीके की चीजें होने के चांसेस हो सकते हैं। ना इनको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ऐसे सोच होती है, ऐसी थिंकिंग होती है जो हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है। मतलब हमारी रियलिटी को उबड़ खाबड़ चीजें दिखती हैं, चीजें वैसे नहीं दिख रही जैसे आपको चीजें जैसी हैं वैसे नहीं देख रहे आप, चीजें वो देख रहे हो क्योंकि अपनी नेगेटिव थिंकिंग है आपकी इस टाइम पे, तो आप चीजों को नेगेटिव मैनर में देख रहे हो। आप चीजों की रियलिटी को नहीं देख रहे, वैसे नहीं देख रहे जैसे चीजों को आपको देखना चाहिए। ठीक है, और इसी को बोलते हैं डिसफंक्शनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। डिसफंक्शनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो आपको ठीक से फंक्शन नहीं करने दे रही है, डिसफंक्शनिंग। ठीक है, आपको ठीक से आपके सोचने का तरीका, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं? आपकी परसेप्शन, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न्स, ये सब कॉग्निशन में आते हैं। तो जब आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डिसफंक्शनल हो जाए, मतलब इस तरीके की सोच, इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनको बोलते हैं हम डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी ज्यादातर शॉर्ट थेरेपी में आती है और ये थेरेपी 15-20 सेशंस के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नाउ अनदर थेरेपी विच इज वेरी वेरी फेमस इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, ये थेरेपिस्ट के बीच में, अगर आप कल को साइकोलॉजी में आप अपने एमए वगैरह करते हो, बैचलर्स करते हो, एमए करते हो, तो जब आप हॉस्पिटल्स में, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ले रहे हो, तो आप जब हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप्स वगैरह करोगे, आपको पता चलेगा दिस इज द मोस्ट यूज्ड थेरेपी। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली थेरेपी है सीबीटी, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भी है और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी हैं। देख रहे हो, नाम से ही आपको चीजों के बारे में पता चल रहा है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब कॉग्निटिव प्लस बिहेवियरल एस्पेक्ट्स दोनों ही हैं इसमें। नाउ सीबीटी इज अ शॉर्ट एंड एफिकेशियस ट्रीटमेंट। मतलब एफिकेशियस ट्रीटमेंट मतलब काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, और वो भी वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे एंजाइटी में, डिप्रेशन में, पैनिक अटैक्स में, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सीबीटी बहुत कारगर है। इसलिए ऑलमोस्ट एवरी थेरेपिस्ट को सीबीटी आती ही आती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सीबीटी की एप्लीकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं इसको। ना सीबीडी जो है ये अडॉप्ट करती है बायो साइको सोशल मॉडल। ये किस मॉडल पे चलती है? बायो साइको
प्लस बायो प्लस साइको प्लस सोशल मॉडल, इस तरीके की अप्रोच को ये अपनाती है। ठीक है, सो इट कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी प्लस, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कॉग्निटिव थेरेपी प्लस बिहेवियरल टेक्निक्स, दोनों का मिश्रण है, दोनों इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। नाउ इट एड्रेसेस द, पहले तो ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखती है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कैसे, हमने बोला ना बायोसाइको सोशल मॉडल फॉलो करती है, तो बायोसाइको सोशल मॉडल कैसे फॉलो करती है? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मतलब जैसे पैनिक अटैक वगैरह आता है, आपने देखा है फोबियाज में, पैनिक अटैक्स में, एंग्जाइटी अटैक्स में, हम सबसे पहले क्लाइंट को बोलते हैं अपनी बॉडी को, उनको रिलैक्स करना सिखाते हैं। ये सब हमने थोड़ा थोड़ा बिहेवियर थेरेपी में भी देखा था, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी ब्रेथ कंट्रोल करो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब जो मेरे एकदम से बायोलॉजी, मेरी हार्ट बीट बढ़ने लग गई, पैनिक अटैक आ रहा है, एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, तो वो बायोलॉजिकल चीजें आप संभालो। ठीक है, उसको केटर करो। तो वो कैसे करते हैं? रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स के थ्रू। देन उसके बाद हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम करते हैं थ्रू बिहेवियर थेरेपी प्लस कॉग्निटिव। साइकोलॉजी में हमें बिहेवियर थेरेपी भी आती है प्लस कॉग्निटिव थेरेपी भी आती है, टेक्निक्स यूज करते हैं, मतलब आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे, आपका बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करेंगे जो थेरेपिस्ट है वो। ठीक है, देन सोशल एस्पेक्ट्स मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई मैनिपुलेशंस कर सकते हैं तो वो मैनिपुलेशंस करेंगे, और तब जाके एक सीबीटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक, इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये तीनों एस्पेक्ट्स को केटर करती है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी, साइकोलॉजिकल को भी और सोशल को भी। एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशंस कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आपके जैसे मान लो कोई बच्चा है वो बात नहीं मान रहा है, तो एनवायरनमेंट में उसके पेरेंट्स को बताएंगे इसको रीइंफोर्समेंट वगैरह देना है, कैसे इसके एनवायरनमेंट को, मतलब आप उसके एनवायरनमेंट को चेंज करो। अगर आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो बच्चे को, तो उसका एनवायरनमेंट चेंज करके उसको थोड़ा, उसके जब वो कोई अच्छा काम करता है तो आप उसकी प्रेज करो, उसकी तारीफ करो। ठीक है, उसको कंग्रेचुलेट करो, वाह आप तो गुड बॉय बन गए, इस तरीके से बोलो। ठीक है, ये तो मैंने बहुत छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लिया, बट इसी तरीके से अगर हम आपके एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आपका एनवायरनमेंट है बहुत स्ट्रेसफुल है, अगर आप एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो, या जो फैमिली, अब जैसे जो थेरेपिस्ट होता है वो फैमिली मेंबर को भी इंटरव्यू करता है, उनसे भी बातचीत करता है, तो बैठ के इसका हर चीज का सोल्यूशन निकाला जाता है और फिर देखा जाता है कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस या चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। इफ दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू, अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है, समझ आता है, तो प्लीज डू गिव मी वन लाइक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो कि आपको समझ आ रहा है, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एंड help my channel to grow more by subscribing my channel. I'll see you next time. Thank you. Bye bye.